हेलो बच्चों, आज के सेशन में सीजी व्यापम एग्रीकल्चर टीचर के बायोलॉजी सिलेबस के अंदर फाइलम मोलास्का को मैं डिस्कस करूंगी। आप अगर यूट्यूब सेशंस को ढूंढोगे तो आपको शायद ही कोई ऐसा लेक्चर मिलेगा जो कि इस फाइलम मोलास्का पर बेस्ड है। हाँ, नीट लेवल के डेफिनेटली आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, बट व्यापम एग्रीकल्चर टीचर के एग्जामिनेशन में डेफिनेटली हमें बायोलॉजी को नीट लेवल तक तो पढ़ना नहीं है। हमें बस इतनी जानकारी होनी चाहिए कि किसी व्यापम बेस्ड एग्जामिनेशन के हम इंपॉर्टेंट 1 से 2 सवाल आराम से बना सके। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताते चलूं कि जब आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो बेटा, तो क्लासिफाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इसको मैंने अपने बहुत सारे YouTube सेशंस पर ऐप के अंदर अलग अलग कोर्सेज में डिस्कस कर रखा है। फिर भी अगर आप में से किसी को नहीं पता है तो मैं उनके लिए लिख देती हूं। सबसे ऊपर आता है बेटा किंगडम, किंगडम के नीचे आता है बेटा फाइलम। ये सब क्या है? तो क्लासिफाई करने के तरीके होते हैं, वर्गीकरण करने का तरीका होता है। किंगडम, फाइलम, इसके बाद होता है क्लास, क्लास के बाद होता है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्या होता है फैमिली, फैमिली के बाद क्या आता है जीनस, और जीनस के बाद क्या आता है स्पीशीज। तो ये हो गए कितने अलग अलग तरीके। देखो, ये एक है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, यानी 7 अलग अलग तरीके होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। ये हमेशा कोशिश करना कि तुम्हें क्रम में याद रहे, और इसको याद रखने का बचपन में एक तरीका था, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, और फैमिली गेट्स सिक। इसी क्लासिफिकेशन को क्रम में याद रखने का ये बहुत अच्छा तरीका है। यहां पर कीप में जो के है उसका मतलब किंगडम है, पॉट्स में पी फाइलम, क्लीन में सी क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली ही होगा, जी फॉर जीनस एंड एस फॉर स्पीशीज। मैं फिर से एक बात बताते चलूं कि आज की क्लास का टॉपिक ये नहीं है, लेकिन आपको इतनी बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। क्लासिफिकेशन करने के कितने तरीके होते हैं? 7 अलग अलग तरीके होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, मैंने क्लास की शुरुआत में ही बता दिया कि आज हम पढ़ने वाले हैं फाइलम मोलस्का को। और ये केवल सीजी व्यापम एग्रीकल्चर टीचर के लिए ही नहीं, बल्कि अगर आप इंपॉर्टेंट पेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ते हो एंटोमोलॉजी में, तो वहां पर भी आपको मोलस्का फाइलम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप सभी लोगों ने स्नेल यानी कि घोंगा तो देखा होगा, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट पेस्ट भी माना जाता है एग्रीकल्चर में, और यही कारण है कि कहीं ना कहीं व्यापम एग्रीकल्चर टीचर के बायोलॉजी वाले सेक्शन में हमें मोलस्का फाइलम पढ़ने के लिए कहा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के फाइलम मोलस्का को पढ़ना। अब याद रखना कि मोलस्का क्या है, तो मोलस्का फाइलम है। और ये किस किंगडम में आता है? तो बेटा ये भी जिस किंगडम में आता है उस किंगडम का नाम है एनिमेलिया। यानी अगर कोई पूछे कि ये जो फाइलम मोलस्का है ये प्लांट्स है कि एनिमल्स है, तो तुम क्या बोलोगे? एनिमल्स। तुम भी तो एनिमल हो, मैं भी तो एनिमल ही हूं गई। तो ये जो फाइलम मोलस्का है ये किस किंगडम के अंदर आता है? तो एनिमेलिया के अंदर आता है। अब थोड़ा अगर ऊपर जाओ तो मैंने यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को लिख रखा है। टॉपिक क्या है? देखो, इंपॉर्टेंट फाइलम, फाइलम जिस हिंदी में जाति कहते हैं, फॉर एग्रीकल्चर। एनिमेलिया किंगडम के अंदर वो कौन से 3 फाइलम है जो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं? तो उसमें सबसे पहला नाम आएगा मोलस्का, जो कि आज मैं पूरा कंप्लीट करूंगी। मोलस्का के अंदर हमारे पास हमारा प्यारा कौन आ जाता है? स्नेल, जिसको हिंदी में कहते हैं घोंगा। इसके अलावा आता है एनेलिडा। एनेलिडा में कौन आता है? ये भी एग्रीकल्चर टीचर के सिलेबस में है, अर्थवॉर्म। ये तो हमारे फ्रेंड्स हैं भाई, ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे फ्रेंड्स होते हैं। इसके अलावा आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा में कौन आता है? मुझे नहीं लगता मुझे बताने की जरूरत है, तुम सभी भली भांति परिचित हो कि आर्थ्रोपोडा में कौन आते हैं? सारे इंसेक्ट्स। अब देखोगे एग्रीकल्चर टीचर के सिलेबस में सेरीकल्चर, इसके अलावा एपीकल्चर, ये सब पढ़ना है, यानी सिल्कवॉर्म, हनी बी सब पढ़ना है। तो वो भी तो सारे इंसेक्ट्स ही हैं बेटा।
यानी ये जो फाइलम है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक और फाइलम है जिसके बारे में बच्चा नहीं जानता है, हालांकि 4 साल ग्रेजुएशन जब वो करता है तो पढ़ता जरूर है इसके बारे में, जिसको हम कहते हैं नीमैटहेलमिन्थिस। और इसके अंदर कौन आते हैं? नीमाटोड्स। अब ये नीमाटोड्स कौन है? कभी नाम सुना है आप लोगों ने? बिल्कुल सुना होगा। नीमाटोड्स ऐसे पैथोजेंस होते हैं जिनसे दुनिया भर की बीमारियां होती हैं। अरे धान में ही देख लो, उफरा नामक बीमारी सुनी है ना तुमने, वो तो इन्हीं नीमाटोड्स की वजह से होता है। सो इसी तरह से हमारे पास एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे 4 फाइलम्स हैं एनिमल किंगडम के अंदर जो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अब इन चारों में से आज का टॉपिक क्या है हमारा? मोलस्का है, ध्यान रखोगे। तो मोलस्का के बारे में याद रखिएगा कि इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। यस, अब तुम क्या कर सकते हो? तुम मुझे कमेंट करके चैट में ये बताओगे कि सबसे बड़ा फाइलम कौन सा होता है एनिमल किंगडम का। आई एम श्योर तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा और ये सवाल तुम्हारे लिए बहुत ही आसान होगा। तो फिलहाल सबसे पहला पॉइंट हमने क्या सीखा कि सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है एनिमल किंगडम का? मोलस्का है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये एक्वाटिक भी हो सकते हैं, जलीय, या फिर टेरेस्ट्रियल यानी कि जमीन पर रहने वाले। अच्छा, तुमको पता होगा शायद कि मोलस्का के जितने भी सदस्य होते हैं ना, मैक्सिमम सदस्यों में क्या पाया जाता है? शेल पाया जाता है, शेल। और ये शेल अक्सर किस चीज का बना हुआ होता है? तो अक्सर इनका जो शेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। अरे रेत में खेले हो, वो सीपी ढूंढते हैं ना, वो भी तो शेल ही होता है, एंड दैट शेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आगे बढ़ते हैं, स्टडी ऑफ मोलस्का। मोलस्का के स्टडी को हम क्या बोलते हैं? मेलाकोलॉजी। क्या कहा जाता है? मेलाकोलॉजी। तुम में से अगर किसी को लग रहा है कि ऐसा सवाल थोड़ी ना आता है, तो जाओ 2019 के एग्रीकल्चर टीचर के पेपर को उठा करके देखना, तो तुम्हें वहां पर यह सवाल मिलेगा कि थायोलॉजी क्या होता है, क्योंकि मछली पालन भी है हमारे सिलेबस में। तो फिशेस के स्टडी को, मछलियों के स्टडी को हम एक थायोलॉजी कहते हैं और मोलस्का के स्टडी को हम मेलाकोलॉजी कहते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि मोलस्का लोग क्या बनाते हैं? शेल बनाते हैं। तो आगे पढ़ो, द स्टडी ऑफ शेल ऑफ मोलस्का। इनके द्वारा प्रोड्यूस होने वाले शेल की स्टडी क्या कहलाती है बेटा? कॉन्कोलॉजी। क्या कहलाती है? कॉन्कोलॉजी। भाई ये सारे पॉइंट्स हर बच्चे से थोड़ी ना बन जाते हैं। जो पढ़ेगा उससे बनेगा, जो नहीं पढ़ेगा उससे कतई नहीं बन सकता। कोई तुक्का नहीं लगेगा, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर है। आगे बढ़ते हैं, ये बाइलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। मतलब क्या होता है? तुम भी बाइलैटरली सिमेट्रिकल हो, मैं भी बाइलैटरली सिमेट्रिकल हूं। मतलब हमारी बॉडी में कोई एक ही ऐसा प्लेन होगा जिससे बॉडी को अगर डिवाइड किया जाए तो हमारे बॉडी के 2 बराबर हिस्से मिलेंगे। और थोड़ा इमेजिन करो कि तुम अगर अपने बॉडी को इस तरह से डिवाइड करोगे तभी तुम्हारे बॉडी के 2 बराबर हिस्से हो पाएंगे। बराबर हिस्सा होने के अलावा मिरर इमेजेस होने चाहिए। मिरर तो समझते हो ना, अगर मैं आईने के सामने खड़ी हूं तो मेरे जैसी ही शक्ल दिखनी चाहिए उधर मिरर में, ये नहीं कि तुम आके खड़े हो जा रहे हो या तुम्हारा दर्पण नजर आ रहा है। तो बाइलैटरली सिमेट्रिकल का मतलब है बॉडी में कोई एक ही ऐसा पॉइंट होगा, कोई एक ही ऐसी एक्सिस होगी जिससे अगर बॉडी को भाग दिया जाए तो बॉडी के 2 बराबर हिस्से होंगे और वो दोनों बराबर हिस्से आपस में मिरर इमेज होंगे। मिरर इमेज का मतलब उम्मीद करती हूं समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ बेचारे एसिमेट्रिकल भी होते हैं, उनको तुम बराबर बराबर हिस्सों में एक भी पॉइंट से डिवाइड नहीं कर पाओगे। और वो कौन सा मोलस्का है जो एसिमेट्रिकल होता है? तो स्नेल्स इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। लेकिन बाकी सब कैसे होते हैं? बाइलैटरली सिमेट्रिकल, जैसे तुम हो, जैसे मैं हूं। लेकिन स्नेल्स कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल। आगे बढ़ते हैं। इनकी बॉडी जो होती है बेटा, ये 3 भागों में डिवाइडेड होती है। अब याद करो, जब तुम इंसेक्ट्स पढ़ते हो तब भी तो तुम पढ़ते हो कि उनकी भी बॉडी 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। बट ये तुम आर्थ्रोपोडा नहीं पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो मोलस्का। इनकी बॉडी कौन कौन से 3 हिस्सों में विभाजित है? आइए देखते हैं। सबसे पहले एक मुंडी होगी भाई, हेड होगा। इसके अलावा डोर्सल विसरल मास, जिसको हम कहते हैं हम, कुंभड़ जैसा स्ट्रक्चर, एक उठा हुआ सा स्ट्रक्चर होता है इनमें,
मुंडी है, इसके अलावा हम्प है। हम्प को ही और क्या बोल रहे हैं, डोर्सल विसरल मास। और ध्यान रखना कि इस हम्प के अंदर ही इनके बॉडी के विभिन्न अंग पाए जाते हैं। तो एक मुंडी हो गया, एक हम्प हो गया, हम्प के अंदर तुम बैठे हो कि मैं बैठी हूं कि इनके बॉडी के ऑर्गन्स बैठे हैं, बॉडी के ऑर्गन्स बैठे हुए हैं। साथ ही साथ तीसरा, इनके पास छोटे छोटे बड़े सॉफ्ट पैरनुमा स्ट्रक्चर होते हैं, और पैरों को ही तो अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, फूट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये ओपन प्रकार का है। तुम्हारा मेरा ओपन नहीं है बाबू लोग, तुम्हारा सर्कुलेटरी सिस्टम, मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में, मेरे बॉडी में धमनी, आर्टरीज और वेन जैसे स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर जो हमारा रक्त है वो बंद कंडीशन में बह रहा है। किसी के पास अगर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब ना ही इसके पास आर्टरी मौजूद है और ना ही इस गरीब के पास वेन्स मौजूद है। हम इस सेंस में अमीर हैं क्योंकि हमारे पास आर्टरी भी है, वेन्स भी है, और हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इनके बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए, एक्सक्रीशन का मतलब है बॉडी से वेस्ट मटेरियल को हटाने के लिए केबर्स ऑर्गन या फिर ऑर्गन ऑफ बोजानस प्रेजेंट होता है। और ऐसे सवाल आते हैं कि बताइए ऑर्गन ऑफ बोजानस किस में होता है, मोलस्का में। क्या काम है, एक्सक्रीशन करना, यानी कि बॉडी के वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल फेंकना। आगे बढ़ते हैं कि जब ये एक्सक्रीशन करते हैं, बॉडी से अपना वेस्ट मटेरियल किस रूप में बाहर निकालते हैं, तो या तो इनका एक्सक्रीटरी मैटर यूरिक एसिड होता है, या फिर क्या होता है बेटा, अमोनिया। या तो यूरिक एसिड या फिर अमोनिया। आगे बढ़ते हैं, देखो बस यही फायदा होता है, नोट्स अगर बने रहता है तो टीचर को बड़ा आराम हो जाता है, क्योंकि फटाफट वो चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। अभी लिखने में बड़ा ज्यादा टाइम निकल जाता। इसके अलावा ये ओवीपेरस होते हैं, यानी ये अंडे देने वाले एनिमल्स हैं, दे आर ओवीपेरस। हमारे इंसेक्ट्स भी तो ओवीपेरस होते हैं, कुछ एकाध अपवाद हैं, बाकी ज्यादातर इंसेक्ट्स कैसे होते हैं बेटा, ओवीपेरस होते हैं। यूजुअली डायोएशियस होते हैं। मतलब क्या, डायोएशियस का मतलब है मेल पार्ट, फीमेल पार्ट दो अलग अलग बॉडीज में उपस्थित होंगे, जैसे इंसानों में भी होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक अलग बॉडी में, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक अलग बॉडी में। एक ही बॉडी में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो जो मोलस्का होते हैं ये भी कैसे होते हैं बेटा, डायोएशियस होते हैं। आगे, इन फाइलम मोलस्का को हम 6 क्लास में बांट सकते हैं। तुमने पढ़ा था ना, पहले किंगडम है, फिर फाइलम है, फिर क्लास है। कौन सा फाइलम पढ़ रहे हो, मोलस्का। और मोलस्का को कितने क्लास में बांट सकते हैं बेटा, 6 क्लास में। हालांकि मुझे नहीं लगता कि एग्रीकल्चर टीचर में भले ही सिलेबस में मोलस्का दिया है, बट ये नहीं पूछा जाना चाहिए। बट फिर भी चलो पढ़ लेते हैं, मैं काम आ जाएगा शायद कहीं ना कहीं। तो पहला है बेटा मोनोप्लाकोफोरा, मोनोप्लाकोफोरा, पॉलीप्लाकोफोरा, बार बार बोलोगे तो याद हो जाएगा, मोनोप्लाकोफोरा, पॉलीप्लाकोफोरा। तीसरा है स्कैपोफोडा, स्कैपोफोडा। नेक्स्ट गैस्ट्रोपोडा, बाइवोल्विया एंड सीफेलोपोडा। और पता है सीफेलोपोडा में कौन आता है, ऑक्टोपस। कौन आता है, ऑक्टोपस। अब जैसा कि मैंने कहा आपको कि ऐसा मत समझना कि मोलस्का हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। भाई इंपॉर्टेंट है ना, ये जो घोंगा है, दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ पेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर। इससे हमारे फसलों को नुकसान भी होता है, और इसीलिए हमने एक एंटोमोलॉजी, जब मैं पढ़ाती हूं तो मैं बच्चों को हमेशा पढ़ाती हूं, एक मोलासीसाइड है जो इस तरह के फाइलम मोलस्का के हार्मफुल पेस्ट को मार सकते हैं, और उस मोलासीसाइड का नाम क्या होता है बेटा, मेटाल्डिहाइड। क्या नाम होता है, मेटाल्डिहाइड। साथ ही साथ अगर आपको थोड़ा बहुत भी जेनेटिक्स का ज्ञान है तो स्नेल्स को हम जेनेटिक्स में भी पढ़ते हैं। कहां पर थोड़ा दिमाग दौड़ाओगे तो एक टॉपिक होता है जेनेटिक्स में, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है कॉइलिंग ऑफ शेल इन स्नेल। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इतने से छोटे से क्लास में मैंने आप सभी के साथ फाइलम मोलस्का को उतना भर डिस्कस कर दिया जितना कि एग्रीकल्चर टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। That was all for today's session. I'll meet you in the next class. Thank you so much.